आज कैलोरीमेट्री का दूसरा लेक्चर है, जिसमें कल हमने बेसिक बातें करी थी, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, बाकी सर लोग जो होते हैं अच्छे सर, वो जब कैलोरीमेट्री पढ़ाते हैं तो खूब सारी थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, खूब सारी बातें समझाते हैं, थ्योरी 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 थ्योरी। फिर उसके बाद से बीच बीच में छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम इसको न्यूमेरिकल के तरफ से समझते हैं। न्यूमेरिकली जब टच में रहता है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम बढ़िया कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल की प्रायोरिटी इसमें रखेंगे। ज़्यादा थ्योरी से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन से सीखेंगे हम। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ड्रिलिंग मशीन है एक, और उस ड्रिलिंग मशीन का जो पावर है वो P वॉट है। इस ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है किसी कॉपर ब्लॉक में होल करने के लिए। ब्लॉक का मास इसने m दे रखा है। स्पेसिफिक हीट जो दे रखा है कॉपर का वो S है, SI यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि जो 40% पावर है वो लॉस हो रहा है ड्यू टू हीटिंग ऑफ मशीन। 40% पावर इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ मशीन, ये कह रहा है 40% पावर इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ मशीन। तो कह रहा है फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन T सेकेंड। कल हमने इस तरीके के क्वेश्चन की बात करी थी, आज उसी वैरायटी का एक क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, मैं आंसर देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, वो मैं लिख रहा हूँ तो W लिखा गया। देखिए, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। हमको पहले यहाँ पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास यूजफुल पावर है, जो हमारे पास यूजफुल पावर है वो मात्र 60% है। किसका 60%? तो 60% ऑफ P। इसको 60% ऑफ P निकालोगे तो P इंटू 60/100, तो ये 0.6P हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.6P। इतना पावर तुम्हारे पास अवेलेबल है। अच्छा, और जो टाइम गिवन है वो टाइम इसने दे रखा है T सेकेंड में है, और ये P जो है हमारा ये वॉट में है, ये दे रखा है। अच्छा, जब इतनी बातें हैं तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हमको तो किसी तरीके से हीट के बारे में बात करनी है कि जो हमारे पास हीट अवेलेबल कितना हुआ। तो जो अवेलेबल हीट है हमारे पास वो होता है पावर इनटू टाइम। तो Q बराबर सिंपली यू कैन से पावर, और पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, तो जो Q होगा, पावर तुम्हारे पास है 0.6P, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो T है। तो आपके पास Q बराबर 0.6 PT हीट अवेलेबल है। इसको अपन जूल में लिखेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं। इसके हेल्प से, इसके हेल्प से तुमको टेम्परेचर राइज कराना है, तो इसको इक्वल कर दो किसके? ms डेल्टा टी के। खत्म। इसको ms डेल्टा टी के यूज इक्वल कर देना, बस आंसर आ गया। हमसे पूछा है डेल्टा टी कितना होगा, तो डेल्टा टी हमारा आ जाएगा 0.6 PT अपॉन, यहां से आ जाएगा ms। अब यहाँ लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे? इस टी को देख के कंफ्यूज होंगे। जैसे ये जो डेल्टा टी है ना, ये तो टेम्परेचर का है, तो इसको चलो मैं यहाँ पे नाम थोड़ा बदल देता हूँ इसका। इसको लिख देता हूँ मैं डेल्टा थीटा। इससे क्यों बदल रहा हूँ नाम, क्यों बदल रहा हूँ अभी समझाता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ डेल्टा थीटा। क्योंकि ये टी से तुमको ये नहीं लगे कि दोनों सेम है। ये टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है नहीं है, ये टी टाइम है, इसलिए ऐसा किया।
सही है, 0.6 pt अपॉन ms। ये इसकी कहानी है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। चलिए एक सवाल ये, इसको करिए। कहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, specific heat S of a solid, specific heat S of the solid कैसे वेरी कर रहा है? तो S इक्वल्स टू सी टी क्यूब से स्पेसिफिक हीट वेरी कर रहा है। एक यहां दिक्कत हो गई, हमसे कह रहा है कि आप बताओ ये सवाल थोड़ा अधूरा हो गया क्या? क्वेश्चन अधूरा हो गया, रुको इसको पूरा कर देता हूं, समझाता हूं क्या। ये हमसे पूछा है वेयर सी इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द सॉलिड, अब तुमसे पूछा जाएगा, यहां से सवाल आगे कंटिन्यू होगा, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड, टू raise the temperature of 0.1 kg of solid from 0 Kelvin to 4 Kelvin। अब सवाल पूरा हुआ है, ये अब करो तो क्या कह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं है भाई, नॉट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट ही कांस्टेंट नहीं है। यानी कि जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं हो तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमको एक छोटे मास के लिए बात करनी पड़ेगी। तो dq जो आएगा हमारे पास वो आएगा ms dt, समझो। और अब पूरा q के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dq बराबर ms dt आएगा, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मान लो इसको इंटीग्रेट किया तो dq का इंटीग्रेशन तो q बन गया। अच्छा m कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और s के बारे में अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि s टाइम का फंक्शन है और s तुम्हारे पास है सी टी क्यूब, तो s के जगह पे मैंने सी टी क्यूब रख दिया और ये रख दिया dt। और अब इंटीग्रेशन करना है, अब मजे से तुम देखो यहाँ पे c कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन यहाँ कहां से लेके कहां तक, तो टेम्परेचर चेंज कराया जा रहा है, तो टेम्परेचर की लिमिट 0 से लेके क्वेश्चन ने कहा है 4 केल्विन तक बात करिए। तो बस हो गया, यहां से m और c बाहर कर देता हूं और उसके बाद से tq का इंटीग्रेशन जाएगा तो ये बन जाएगा t का पावर 4 और नीचे भी 4 आएगा। अब उसके बाद से यहाँ 0 से लेके ये 4 तक जाएंगे, 0 से लेके 4 तक जाएंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ये रहा MC और ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 4 का पावर 4 ऊपर, नीचे एक 4 है, लिमिट पुट कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 0.1
इंटू सी इंटू 4 का पावर क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया भाई, यही सॉल्व कर लेना। तो 4 गुने 4 16 गुने 4 64 6.4 साथ में सी कर लोगे, कर लेना। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट जो रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, स्पेसिफिक हीट चेंज भी कर सकता है। तो जो आप चेंज करें तो इस तरीके से आप सोच समझ के इसको सॉल्व करें, तब जाके बात बनेगी। हाँ 0.6 pt अपॉन एम एस, 0.6 pt अपॉन एम एस। हाँ ये आएगा ना टर्म, हमने वैल्यू इसकी डाली है बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या? ओके आइए अब आगे समझते हैं। एक और सवाल तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है मामला। आराम से समझना, पूरा ज्ञान होना चाहिए रोटेशन का, रोटेशन का ज्ञान होगा तभी ये सवाल बनेगा। अच्छे से पढ़ लो पहले, मैं ही पढ़ता हूँ साथ साथ। कह रहा है मेटल स्फीयर है, रेडियस आर है और स्पेसिफिक हीट एस है, बस डाटा लिखते चलो। मेटल स्फीयर, रेडियस आर और स्पेसिफिक हीट एस, रेडियस आर और स्पेसिफिक हीट एस लिखते चलो। आगे बढ़ो। अब कह रहा है उसको रोटेट किया जा रहा है, और कैसे रोटेट किया जा रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास करे, और कहा तो n रोटेशन पर सेकेंड। मतलब तुम समझो यहाँ पे n रोटेशन पर सेकेंड, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बात समझिए। आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है n रोटेशन पर सेकेंड से एक मेटल के स्फीयर को, एक मेटल के स्फीयर को रोटेट किया जा रहा है, मेटल के स्फीयर को रोटेट किया जा रहा है n रोटेशन पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज सडनली स्टॉप्ड, अचानक से घुमाते घुमाते इसको रोका गया। जब ये घूम रहा था इसको रोका गया, लेकिन इसमें क्या हुआ रोकने में, कि जो 50% एनर्जी है, जो 50% एनर्जी है वो टेम्परेचर, यानी कि रोक देखो, जो 50% एनर्जी है उसका यूज हो गया है इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? कुल मिला के बात यह है कि जब ये मेटल का स्फीयर घूमेगा और तेजी से घूम रहा होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी घूमने वाली, मतलब इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, पहली बात तो कुछ भी होगी, उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास 50% पोर्शन है उसी से हमको टेम्परेचर राइज करना है। तो पहले मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर उसका हाफ करना है, और उस हाफ को एम एस डेल्टा टी के बराबर करना है, वहां से आंसर आएगा। बिल्कुल क्लियर कट सवाल है, करिए कोशिश, करिए कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले बात कि मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो होता है भैया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ एम के जगह आई और वी के जगह ओमेगा। अच्छा ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को तुम बोल सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को कह सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखो ये कितना हो रहा है। अच्छा अब लड़ाई है आई क्या रखे भाई, आई सॉलिड स्फीयर है, सेंटर के अबाउट घुमा रहे हैं, तो आई होगा 2/5 उसका मास, उसका रेडियस, उसका स्क्वायर।
2/5 mr², ऐसा होगा। अब देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन सी वाली, रोटेशन वाली। तो इसकी वैल्यू आ रही है हाफ, आई नहीं, आई की जगह पुट करूंगा 2/5 mr²। अच्छा, उसके बाद ओमेगा नहीं, ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ने कहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है n, तो यहां n रख दो, तो 2 पाई n और उसका कर दो तुम यहां से स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की इसने बात करी है, तो भैया ये आ गया हाफ, और ये तो चले गए, उसके बाद से 2 का स्क्वायर 4, ये देखो तो ये आ रहा है 4/5, उसके बाद से m, फिर आएगा ये पाई स्क्वायर, फिर आएगा r², फिर आएगा n²। देखो ये आएगा, देख लो ये आएगा। हाँ सही बात है। अब देखो आगे, इसका 50% काम में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में, इसका 50%, तो इसका 50%, 50% क्या करेगा, इसका मात्र 50% टेम्परेचर राइज कराएगा। तो 50% इसका क्या होगा, तो भैया वो जो हीट यहां से लेके आओगे वो इसका 50%, तो 4/5 का 50% मतलब 2/5, और बाकी ये रह गए m, ये रहा पाई², ये रहा r², ये और साथ में n², साथ में n²। और इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, तो इसको बराबर कर दूंगा ms डेल्टा टी के। टेम्परेचर में यहाँ पे मास में टेंशन मत लेना, ये रहा m, और इसको मैं कर दूंगा ms डेल्टा टी के बराबर। हो गया। हमसे पूछा है कि ये डेल्टा टी कितना होगा, ये डेल्टा टी तुमसे पूछा है। आराम से समझो, एक बार में समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग सुन लेना आराम से। रिकॉर्डिंग जब सुनो तो उसको अच्छे से करना, पहले क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे पास आए क्वेश्चन को रोक के पॉज कर लो, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मुझे आगे बढ़ा दो। उसके बाद से जब तुमको लगे कि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, फिर तो कमांड तुम्हारे हाथ में, आप 2 पे कर दो, 3 पे कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए 2 पे करके भी आप काम कर सकते हैं। पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मेरा देखो, फिर उसके बाद आप सॉल्व करिए। यहाँ तो क्या समझ समझ के कर रहे हैं, समझा समझा के कर रहे हैं, तो आपको आराम से लेके चल रहे हैं। अब देखो मजे से, अब यहाँ से तुमसे हमेशा डेल्टा टी पूछा हुआ है, m से m कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ से डाटा डेल्टा टी बराबर आएगा 2 पाई² r² n² अपॉन कौन था उधर, 5 था और s था। ये देख लो भाई, ये देख लो डेल्टा टी लिख दिया, 2/5 देख लो, हाँ 3x, देख लीजिए देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताएं, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आओ अब आगे बात करते हैं। अब न्यूमेरिकल थोड़ा हटा दिया और अब यहाँ पे हम कुछ कंसेप्चुअल बात करना चाहते हैं। एक तुमको फोटो दिखाना चाहता हूँ, आराम से अब देखना, माहौल बदल गया, अब हम क्वेश्चन में से अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे जा रहे हैं, इसको समझते हैं। ये जो तुम फोटो देख रहे हो, इस फोटो को कहते हैं हीटिंग कर्व। जो फोटो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व। इसको थोड़ा आराम आराम से अगर समझें तो बात बढ़िया समझ में आती है। हीटिंग कर्व क्या है मामला इसका, हीटिंग कर्व का, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेता हूं तुम्हारे सामने, वो देखो। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन ले लो, ये देखो। मानो कि तुम्हारे पास सपोज करो 1 ग्राम आइस है, उसको तुमने -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, और उस आइस को तुम धीरे धीरे हीट करते हुए, और आइस को हीट करोगे वाटर बनेगा, वाटर को हीट करने के बाद से तुम उसको स्टीम तक लेके जाओगे। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है
इस आइस को कन्वर्ट करना, कहाँ पे, इसको कन्वर्ट करके अपने को स्टीम बनाना है। इस आइस को करना है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करके इसको स्टीम बनाना। दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट। अब इसको आराम आराम से इस बात को समझोगे, तब इस कर्व का इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आएगा, तब इस कर्व का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखना सिचुएशन को ध्यान से। शुरुआत के दिनों में क्या रहा होगा, शुरुआत के दिनों में क्या रहा होगा, उसको थोड़ा मैं अलग से कर्व बनाऊं तो मजा आएगा। रुकिए, अलग से फोटो इसका बनाते हैं। देखो, अलग से फोटो बनाते हैं, वो तो वहां बना ही हुआ है, लेकिन एक में देखो, मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं अलग अलग कलर से लिखूं। 1 2 3 4 और ये 5। ये मैंने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5। मजे से इस बात को देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शुरुआत के दिनों में आराम से देखना, मैंने ऊपर में टेम्परेचर बनाया है, और मैंने नीचे में हीट बनाया है, हीट, नीचे में हीट बनाया है। थोड़ा दूसरी तरफ बना दो तो बेहतर समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे वाले एक्सिस पे हीट बनाया है। कुछ लोग नीचे ना टाइम भी बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम समय के साथ साथ टाइम, समय मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट भी तुम सप्लाई बढ़ा ही रहे हो, तो कोई विशेष इसमें फर्क नहीं है। अब आओ समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। शुरुआत के दिनों में माना कि आइस हमारा -20 पे था, आइस हमारा शुरुआत के दिनों में -20 पे था, तो हमने आइस को शुरुआत के दिनों में यहाँ पे मान लिया और उसको रख लिया -20 पे। सोच के देखो, जब आइस -20 पे था और अब आप क्या कर रहे हैं, आइस को हीट दे रहे हैं, तो आइस अचानक से पानी नहीं बनेगा। आइस पहले पहले आइस अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री पे लेके जाएगा। तो देखो, आइस पहले मेल्ट होगा और उसके लिए इसको जाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे ये -20 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, और इस प्रोसेस में आपने इसको माना Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया। मानो कि यहाँ पे तुमने इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, सपोज करिए। अब तुम देखो, अब तुम इस वाले सेक्शन में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे तुमने क्या किया है, आइस का टेम्परेचर बढ़ाया है, आइस का टेम्परेचर बढ़ाया है। तो देखो, जो ये सेक्शन है ना, मैं इसका भी नाम रख देता हूं। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये वाला डी, ये वाला ई, और ये वाला एफ। तो ए से बी वाले सेक्शन में क्या हुआ, ए से बी वाले सेक्शन में क्लियर बात लिख देते हैं कि भाई ए टू बी में आखिर क्या हुआ। ए टू बी में आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है, ए से बी में आइस का टेम्परेचर बढ़ा है। अच्छा, ए से बी में आइस का टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि यहाँ पे कितना हीट खर्च हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा Q1 इक्वल्स टू, कहूंगा उसको ms डेल्टा टी। लेकिन समझदारी की बात यह है कि s यहाँ पे रखूंगा आइस का, और ये इस आइस का मुझे याद होना चाहिए, आइस ये 0.5 होता है लगभग लगभग। क्वेश्चन में देके कुछ और दे दिया तो कोई बात नहीं, हो सकता 0.53 बोल दे, अपने को 0.5 हम ले रहे हैं। अब बोलो, डेल्टा टी की बात करी है, डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल में से टी इनिशियल घटाइए। अच्छा, और मास तो कोई टेंशन ही नहीं है, मास तो इसने कहा है 1 ग्राम, सब सीजीएस में लेके चल रहे हैं, तो ये आ गया 1 इंटू 0.5, और साथ में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस, और टी इनिशियल मतलब -20 पे थे, मतलब टेम्परेचर का चेंज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। सोचो, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 और उसका आधा करना है, मतलब कि ये यहाँ से हीट जो मिली है अपने को, ये मिली है 10 कैलोरी।
ये Q1 हीट है। जब हमने A से B की बात करी है तब इतना हीट मिला है, तब इतना हीट मिला है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आओ उसकी बाद की लड़ाई आगे की। अब बी से सी में क्या हुआ होगा? बी से सी में ये आइस मेल्ट हुआ है, बी से सी में ये आइस मेल्ट हुआ है और आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है। आइस मेल्ट होके वाटर बना मतलब स्टेट चेंज हुआ है, इसलिए तुम देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया। मतलब इस कंडीशन में जो बात Q2 की होगी, कितना हीट लगेगा Q2 का, यहाँ पे तुम कहोगे कि यहाँ फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी होगा 0, डेल्टा टी होगा 0। तो Q2 में डेल्टा टी 0 होगा भाई। Q2 क्या है? तो Q2 हमारे पास आइस से वाटर में कन्वर्ट होने का जोन है, बी से सी की कहानी है। कोई मेरे से पूछे कि चलो बताओ Q2 कितना होगा, तो Q2 को बोलूंगा भाई देखो यहाँ तो स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तो मैं Q बराबर ml वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। L होता है लेटेंट हीट। और सुनना, ये जो लेटेंट हीट होते हैं ये दो तरह के होते हैं भाई। एक को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब लगाना? जब सॉलिड कन्वर्ट हो लिक्विड में या इसका उल्टा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कब लगाओगे? जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में या फिर इसका उल्टा। अच्छा, इसका मतलब अब इसकी वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इसकी वैल्यू होती है 80 80 80 80। इसकी वैल्यू होती है 80, याद रखना, याद रखना। जैसे कैसे यूनिट भी लिख सकते हो तुम, Q बराबर ml होता है। सोचो L की यूनिट क्या होगी? Q अपॉन M। Q होगा कैलोरी, M होगा ग्राम। ये लिखा हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी याद होना चाहिए। 539 होता है लेकिन हम 540 लिख के काम चलाते हैं। ये सब याद होना चाहिए कि हाँ एल की दो वैल्यू, एल की दो वैल्यू, एक 80 एक 540। एल 80 कब? जब एलएफ की बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, और एलएफ एलवी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पर क्या लगेगा? यहां तो Q2 बराबर ml है। हो क्या रहा है? तो मेरा आइस बन रहा है भैया वाटर, आइस वाटर बन रहा है। मामला आसान है। Q2 की बात करूंगा तो मास, मास से दिक्कत नहीं, L के जगह पे LF रखूंगा। तो बताओ Q2 कितना? तो मास चूंकि बात ग्राम में चल रही है और LF के जगह पे 80 डालूंगा तो ये Q2 मेरा आ जाएगा 80 कैलोरी। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। आगे आने से पहले फिर से एक बार ग्राफ के पास चलते हैं। ये ग्राफ, हाँ। अब देखो भाई, अब अगली बात ये रही सी से डी में। ओहो, सी के पास जब मैं आया तो मेरा आइस पूरा का पूरा पानी बन चुका था। बी से सी के तरफ कोई अगर जाएगा ना तो धीरे धीरे आइस का अमाउंट कम होता जाएगा और वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब तुम वाटर वाले जोन में पहुंचे हुए हो, यानी कि अब तुम सी पे वाटर पे हो, अब तुम वापस हीट दिए जा रहे हो। अब तुम वापस हीट दोगे तो सी से डी जाने के समय जो ये Q3 की बात होगी तो इस Q3 में क्या होगा? जो वाटर है वाटर हीट होगा, वाटर गर्म होगा, वाटर हीट होगा। मतलब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा भाई, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन वाटर का टेम्परेचर राइज होके भी एक लेवल तक ही राइज हो सकता है और वो है 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे तुम अब सी से डी के तरफ जब जाओगे
तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वाटर का टेम्परेचर सी पर देख लो 0 डिग्री है और डी पे 100 डिग्री है। तो इस पूरे के पूरे केस में अगर तुम डेल्टा टी की बात करोगे तो वो देखो 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये इसकी बात है भाई। तो आओ अब सी से डी की कहानी इधर लिख देते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं C2D की, C2D की। इसमें मानिए Q3 हीट चाहिए, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा ms डेल्टा टी। चलो Q3 की बात, मास तो एक है, S, S किसका, तो S वाटर का, और अपने को याद होना चाहिए S वाटर CGS में 1 होता है, और डेल्टा टी अपने को पता है 0 से 100 जाना है तो 100, तो Q3 की वैल्यू आ गई 100 कैलोरी। ये भाई Q3 की वैल्यू है 100 कैलोरी। हाँ सही बात है। और अब चलो अगली लड़ाई Q4 की, Q4 की। मुझे तो वाटर तक रुकना नहीं है, इस वाटर को अब स्टेट चेंज करवाना है। इस वाटर को स्टेट चेंज कराते हुए अब मुझे इसको पहुंचाना है स्टीम तक। तो अब अगली लड़ाई जो है ये है डी से ई की, डी से ई की। तो डी टू ई में क्या हो रहा होगा, अब जब तुम डी के पास पहुंचे हो तो डी के पास तो तुम वाटर को 100 डिग्री पे लाके पहुंचे हो, और तब भी तुम हीट दिए जा रहे हो। जैसी तुम हीट दिए जा रहे हो, हीट की सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हो, तो अब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वाटर अपने आप को कन्वर्ट करेगा स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे कहानी ऐसी होगी कि वाटर बन जाएगा स्टीम। अच्छा, वाटर स्टीम बना मतलब फेज चेंज हुआ है, यहां से फेज चेंज हुआ है। और जीवन में जब जब फेज चेंज होता है तब तब तुम कहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इस हीट का नाम अगर हमने Q4 दे दिया तो इस Q4 के लिए बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये रहा Q4, तो इस Q4 को निकालने के लिए मैं यूज करूंगा ms डेल्टा टी। जैसे ही Q4 निकालने के लिए ms डेल्टा टी यूज करूंगा, मुझे लगेगा मामला फंस गया, मामला फंस गया। क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, यहाँ तो फेज चेंज हो रहा है। ये हो रहा है फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब होता है Q बराबर ml लगाओ, और हाँ सही बात है, सही लिखे हो, Q4 और ml के जगह V। तो अब ये Q4 की वैल्यू आएगी, मास तो 1 है और LV चलो 540 ले लेते हैं, तो इट बिकम्स 540 कैलोरी। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, अब हम 1 ग्राम आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से लेके पहुंच चुके हैं 1 ग्राम स्टीम तक, और वो स्टीम का टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके आगे जाने के लिए क्वेश्चन कह नहीं रहा था, अगर कहता तो इसके आगे भी ग्राफ को एक स्टेप ऊपर जो तुम यहां देख रहे हो, ये देखो ई से एफ जाने के लिए ग्राफ कह नहीं रहा, क्योंकि ई से एफ जाने में अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता। क्वेश्चन अगर बदमाशी कहता कि भाई अब ई से एफ की तरफ भी चलो, तो ई से एफ वाला रीजन, ये रीजन जो है हमारा स्टीम का है, अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा होता, और तब हम फॉर्मूला लगाते Q5 बराबर ms डेल्टा टी, और उस कंडीशन में डेल्टा टी मान लो 100 से 120 गए तो 20 रख देते, और एस स्टीम का जब हमको लेना होता तो लगभग लगभग उसको भी 0 पॉइंट हम ले लेते 5, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती। तो धीरे धीरे करके ये बात अपने को समझ में आ जाएगी, मेरे ख्याल से उतना कठिन भी नहीं है, आप दोबारा भी अगर देखोगे तो बात समझ में आती है, दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा जरूरत पर रिपीट कर लेना, लेकिन इतना कोई तूफान है नहीं। अच्छा मान लो अब लोगों ने कहा कि भाई टोटल हीट जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, टोटल हीट जोड़िए कितना आ रहा है, एक बार सम कर लो Q1 Q2 Q3 और Q4 को बता दो कि कितना आ रहा है। टोटल खर्चा बता दो, टोटल खर्चा। ये देखो भाई मान लो यही है टोटल खर्चा, टोटल खर्चा 730, हाँ बिल्कुल सही बात। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये आ रहा है 730 कैलोरी।
ये ही हमारा आंसर होगा। ये कब का आंसर है? जब हम पूरी लड़ाई करेंगे, 1 ग्राम आइस जो -20 पे था उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? किसमें? स्टीम में। इसने 0.53 लिया था, हमने 0.5 लेकर सॉल्व कर लिया। अब बोलो ये ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। यही ग्राफ है भाई। मैंने कहा था कि नीचे टाइम भी दे सकते हैं, देखो टाइम भी दे सकते हैं, हीट भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा वो तो बढ़ता ही है और टाइम के कोरस्पॉन्डिंग हीट भी बढ़ रहा है। तो देखो 0 से A में सॉलिड रहा आइस, A से B में वो मेल्ट हुआ, B से C में लिक्विड है वाटर, और C से D में वो बॉयल हुआ, और D से E में गैस तक पहुंच गए। पूरी बात ठीक है, इसी को बोलते हैं हीटिंग कर्व। आप इसको अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ था, आईआईटी में एक बार एक ग्राफ पूछा गया था, कहा था कि देखिए ऐसी घटना हो रही, बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा। कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको स्लोली हीट किया जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू स्टीम किया गया, तो कौन सा कर्व इस फिनोमेना को बता रहा है? कौन सा कर्व इस फिनोमेना को बता रहा है? आंसर देख ही लिए आप लोग, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। है सी। सी कौन है भाई? हाँ, ए। ए नॉट सी। ग्राफ का नेचर देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ पहचानने का तरीका, 5 सीढ़ी होती है ग्राफ में, ग्राफ में 5 सीढ़ी होती है, याद रखना। देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये ग्राफ है ना, 5 सीढ़ी होती है, 1 2 3 4 5, ये याद रखना। फटाफट ऐसे बना लेना, ऐसे बनाना, 1 सीढ़ी 2 3 4 5, ऐसे 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 होता है ग्राफ का नेचर। तुरंत बना लेना ऐसे, तुरंत कहीं भी बनाओ, फटाफट बना दो। जब भी कोई पूछे झट से ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। फिर से बनाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ, 1 2 3 4 5, खत्म। यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। तो ये पूरा नेचर इसका ग्राफ का होता है, जिसको हमको अच्छे से बात समझ में आ जाए तो ठीक है। तो आज का जो टारगेट है, मेनली आज ज्यादा विशेष कुछ नहीं कर रहे, आज का जो टारगेट है वो हमने इसके ऊपर काम कर लिया। अब मुझे नया टॉपिक इसमें शुरू करना है जो कि इस पे बेस्ड है, और मेनली उसका नाम है लॉ ऑफ मिक्सिंग, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, योर टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास मिक्सिंग वाले सवाल। मिक्सिंग वाले सवाल कल कराऊंगा, और वही कैलोरीमेट्री की बिल्कुल जान होती है। मिक्सिंग वाले सवाल आपको करने आना चाहिए। मिक्सिंग वाले सवाल जिसको आ गए उसका कैलोरीमेट्री सुधर गया, क्योंकि बच्चे उधर बहुत 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 परेशान होते हैं। तो कल खा पी के रहना बढ़िया, और कल हम कठिन सेक्शन की बात करेंगे, मिक्सिंग वाले सवाल। और तुमको पहले बता दूं, मिक्सिंग वाले सवाल मतलब कैलोरीमेट्री का एकदम से जान कह लो, उसको रीढ़ की हड्डी कह लो। और आपको एक और चीज बता दूं, बच्चों को मिक्सिंग वाले सवाल में वो परेशान हो जाते हैं, त्राही त्राही हो जाते हैं, लेकिन अपने पास अच्छी टेक्निक है उसको डील करने की, तो आपको मजा आएगा। और एक और चीज बता दूं, बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं और कॉलेज में जाने के बाद उनको मिक्सिंग वाले में डाउट आता है। तुम समझो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद उनको डाउट आता है, और वहां से पूछते हैं कि सर आपकी एक टेक्निक थी, आप ऐसे कराते थे, वो कैसे कराते थे। तुम समझो कितने काम की चीज होगी। इसीलिए कल फ्रेश मूड से मिक्सिंग वाले सवाल करेंगे। आज इतना ही, आप मजे करिए, आराम करिए। थैंक यू। नोट्स भेजो जरा, एक बार मैं चेक करूं।